हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्पेशल प्रैक्टिस सेट में। डेली 8 पीएम पे है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल इस सीरीज में आपको जितने भी यूपीपीएसएल के रिकॉर्डिंग, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जो है इस सेट में आपका डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। बहुत सारे छोटे मोटे अपडेट आपके मिलते रहते हैं। और अगर आप हमारी इस साइट पे विजिट नहीं करते हैं तो करते रहिएगा। इस पे क्या होता है कि आपका वहाँ पे भी जो है यूपीपीएसएल के रिकॉर्डिंग जो है आपका डेली पाँच क्वेश्चन जो है 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे साइट पे भी मिलता है। बहुत सारे छोटे मोटे एमसीक्यू अभी आपके साइट पे चलते रहते हैं, तो वहाँ से भी जो है आप उसको भी विजिट करके आप उसका भी फ़ायदा उठाते रहिएगा। तो इस सीरीज का नाम है नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज, जो आपका डेली 8 पीएम पे आता है। मिक्स टाइप एमसीक्यू हम लोग इसमें इस सीरीज में और डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन के साथ पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है ऑटो कैट से क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो आपके यूपीपीएसएल में काफ़ी यहाँ पे एक तरीके से रोल प्ले करेगा और कर ही रहा है आपका। यहाँ पे दिया गया है कि किस कमांड का उपयोग जो है हम फिल्टर के साथ जो है आपके आरेख में चयन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस कमांड का यूज़ जो है हम फिल्टर के साथ, जो भी हम फिल्टर यूज़ करते हैं अपने, जैसे कि मोबाइल में बहुत सारे फिल्टर आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस फिल्टर के साथ आपके जो है अगर आरेख में चयन करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्यू सिलेक्ट कमांड का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान देना है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी कमांड होते हैं आपके, जैसे कि आपका एक ब्रेक कमांड होता है। एक आपका ब्रेक कमांड होता है, इसका जो है आपका शॉर्टकट कुंजी अगर पूछेगा, ठीक है, ब्रेक कमांड का शॉर्टकट कुंजी अगर पूछेगा तो ये BR होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो होता है, दो बिंदुओं को परिभाषित करके एक रेखा को ब्रेक करने के लिए काम यूज किया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, दो बिंदुओं को दो बिंदुओं को परिभाषित दो बिंदुओं को परिभाषित करके एक रेखा को ब्रेक करना। ठीक है, एक रेखा को ब्रेक करना, ये होता है आपका ब्रेक। ठीक है, दो बिंदुओं को परिभाषित करके एक रेखा को ब्रेक करना। ठीक है, कोई भी हम एक दो लाइन ले लेंगे और वहाँ पे उस चीज़ को लाइन के थ्रू ड्रॉ कर देंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पे हमने क्वेश्चन में भी देखा कि आपके आरेख में चयन के लिए यहाँ पे जैसे कि दो बिंदु कई सारी को आप परिभाषित कर, मतलब एक रेखा से ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए ये कमांड यूज कर दें। अब इसमें से कौन सा हमें सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम जो है क्यू सिलेक्ट जो कमांड होता है हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका होता है कॉपी का जो होगा आपका, कॉपी का आपका शॉर्टकट कुंजी आपको यहाँ पे याद रखना है। CO भी होता है और कहीं कहीं CP भी दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। शॉर्टकट कुंजी जो होता है ना, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन शॉर्टकट कुंजी से भी बनता है आपका। तो कॉपी का यूज तो इजिली आपको पता ही है कि कोई वस्तु है उसका मतलब सेम एक तरीके से आपको प्रति बनाने के लिए हम लोग कॉपी का यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से चैम्पर का भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, चैम्पर का जो शॉर्टकट कुंजी होता है CH होता है। ये जो होता है दो गैर समांतर रेखाओं के बीच से किसी, जैसे मान लो ये दो समांतर, इसमें से किसी वस्तु को निकालने के लिए, यहाँ से मतलब बहुत सारी समांतर लाइन है, किसी बीच से एक वस्तु को निकालने के लिए चैम्फर कमांड का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कॉपी है तो इरेज का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में रखिएगा, छोटे मोटे अगर बन सकते हैं यहाँ से। इरेज का शॉर्टकट कुंजी होता है आपका ER से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, किसी को भी मान लो आप, अगर आपने किसी भी लाइन को सिलेक्ट किया है तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एक आपका कमांड और होता है एक्सटेंड का। देखो, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कमांड होंगे मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक है, एक्सटेंड जो होता है इसका शॉर्टकट कुंजी होता है आपका X होता है, EX होता है। ये क्या होता है, दूसरों से मिलाने के लिए एक रेखा बढ़ाने के लिए यूज होता है। ठीक है, मान लो
ये है, अगर इससे हमने मिला दिया, इसके बाद इससे मिलाने के लिए हम एक्सटेंड रेखा कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका होता है और भी मतलब क्वेश्चन के साथ जो भी दिखेंगे आपको उस हिसाब से मैं बता दूंगा और कौन कौन से कमांड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दिया गया है कि ऑटो कैड में जो है सभी ड्राइंग जो है यानी आरेख टैब एक के बाद एक खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये भी क्वेश्चन आपका दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ऑटो कैड में अगर मान लो सभी ड्राइंग के आरेख को टैब में एक बार खोलने के लिए किसका शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस टैब का यूज। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं। अगर सभी ड्राइंग है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उसको अगर एक ही टैब में खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कंट्रोल प्लस एन का यूज जो है, इसका यूज हम करते हैं टैब में। ठीक है, टैब में नया ड्राइंग आरेख खोलने के लिए। ठीक है, नया ड्राइंग आरेख खोलने के लिए यूज करते हैं हम लोग। कंट्रोल प्लस एन का यूज हम टैब में नया ड्राइंग आरेख खोलने के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी कमांड होते हैं आपके। कंट्रोल प्लस अगर 0 होगा तो हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्वच्छ स्क्रीन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कंट्रोल प्लस 1 का होगा तो आप जो भी किसी भी वस्तु या जो भी हो उसकी प्रॉपर्टी को पैलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, पैलेट कर सकते हैं आप। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस 2 की, तो ये यूज होता है आपका डिजाइन सेंटर पैलेट के लिए। ठीक है, डिजाइन सेंटर पैलेट के लिए यूज होता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कंट्रोल प्लस 3 है तो ये होता है आपका टूल पैलेट के लिए। ठीक है, टूल पैलेट के लिए। अगर उसी तरीके से मान लो कंट्रोल प्लस 4 है तो ये होता है आपका सीट सेट पैलेट के लिए। ठीक है, सीट सेट पैलेट के लिए होता है। इसी तरीके से 5 हम कमांड यूज नहीं करते हैं, 6 होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस 6 होगा तो ये होता है आपका डीबी कनेक्ट मैनेजर के लिए। ठीक है, डीबी कनेक्ट मैनेजर के लिए। इसी तरीके से अगर कंट्रोल प्लस 7 है तो इसका यूज हम करते हैं मार्कअप सेट मैनेजर पैलेट के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कंट्रोल प्लस 8 है तो हम किक कॉल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किक कॉल के लिए। और कंट्रोल प्लस 9 का यूज हम करते हैं कमांड लाइन के लिए। तो देख लीजिएगा, यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन बनना होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसके लिए हम कौन सा यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा आपके लिए मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक थोड़ा सा डाटा अगर है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कमांड से क्वेश्चन तो ऑटो कैड में आएंगे ही आएंगे। पीसीएल में शायद ड्राइंग से आया था क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ड्राइंग के लिए कमांड यूज करते हैं। तो अभी मान लो नॉर्मल कुछ क्वेश्चन थे, कुछ आपके वैसे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगला देखो, यहाँ पे दिया गया है कि ऑटो कैड में जो ये आपका फिगर दिया गया है ये किस चीज को इंगित करता है आपका। ठीक है, तो ये आपका इंगित करता है रेक्टेंगुलर एरे को। ठीक है, आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर एरे को। देखो ये जो होता है शॉर्टकट की, अगर मान लो इस तरीके से है, ये जो है आधार बिंदु के चारों अगर किसी वस्तु को घुमाना है ना तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है,
कोई बेस वस्तु है उसके चारों ओर अगर मान लो रोटेट का मतलब उस तरीके से है, तो इसका सिंबल यूज करते हैं, और मतलब घुमाना एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका हम यूज करते हैं घुमाना के लिए। कुछ इस तरीके से अगर आपको मिलेगा, इसका यूज हम दर्पण के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे चयनित वस्तु को मान लो एक प्रतिबिंब जो है अगर प्रतिलिपि बनाना है तो, ठीक है। मान लो हमने कोई वस्तु को सिलेक्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें सेम वही बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे दर्पण जो है इस मतलब प्रतीक का यूज करते हैं। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, ये जो होता है आपका, ये आपका स्केल के लिए यूज किया जाता है आपका, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, स्केल के लिए। जैसे चयनित वस्तु को बढ़ा सकते हो या फिर हम घटा सकते हैं स्केल के माध्यम से, ठीक है। अब उसको वस्तु को बढ़ा सकते हो सिलेक्ट करके, और उसे डिक्रीज भी कर सकते हो। इसी तरीके से ये आपकी है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं भाई साहब, इसे ट्रिम बोलते हैं, ठीक है। मतलब ट्रिम का मतलब एक तरीके से वस्तु को सॉर्ट करना, ठीक है। अगर मतलब वस्तुओं को सॉर्ट कर सकते हो आपका। इसी तरीके से आपका होता है, ये अगर फिगर आपको दिखे कहीं, तो ये होता है आपका पट्टिका के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। पट्टिका मतलब कि वस्तुओं को किनारे पर जो है चक्कर अगर मतलब रोटेट करना और पट्टिका कुछ इस टाइप का बनाना है, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज करते हैं। और बाकी ये वाला मैंने आपको बता ही दिया है कि ये किसके लिए यूज करते हैं। ये आयताकार सारणी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे भी बोलते हैं। और तो ये है आपका, इसका हिंदी होता है आपका आयताकार सारणी। तो बस आपका यही है आपका रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है। और तो फ्रेंड ऑटोकैड से इतने सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे डेली, ठीक है। और हम लोग जो है ऐसा कोर को भी यहाँ पे ध्यान देंगे, और आपकी ऑटोकैड और बहुत जल्द आपके कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पे एलसी स्काडा भी देखने को मिलेगा, ठीक है आपको। तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल बनाए रहिएगा। तो चलिए फिलहाल अभी हो गया, आप चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इन ए सीआरओ द क्वांटिटी टू बी मेजर इन अप्लाइड अक्रॉस, ठीक है। अगर हम सीआरओ के अक्रॉस कोई भी क्वांटिटी वो करते हैं, मेजर करना है अप्लाइड अक्रॉस, तो किस टर्मिनल के क्रॉस यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी है वो मेजर होगा। देखो अगर यहाँ पे सीआरओ में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर मान लो अगर यहाँ पे सीआरओ में टाइम बेस जो है अगर टाइम बेस मान लो अगर ऑफ है, ठीक है, टाइम बेस ऑफ है, तो उस कंडीशन में सीआरओ जो है एक्चुअली हम यूज कर सकते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू। इसको थोड़ा सा रुक जाओ, मिटा लूँ यहाँ पे। देखो सीआरओ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सीआरओ से क्वेश्चन हर साल बन रहा है, अभी लेटेस्ट ट्रेंड भी है एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सीआरओ में क्या होता है कि व्हेन द टाइम बेस इज ऑफ, अगर मान लो टाइम बेस जो है अगर ऑफ है, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, एक तरीके से वोल्ट मीटर के मतलब यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे मेजर होता है ना, वो आपका वाई प्लेट के इनपुट टर्मिनल के क्रॉस आप यहाँ पे किया जाता है आपका, ठीक है। तो बस आपका यहीं पे बस यही है आपका। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज द इंटरनल पावर सोर्स, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका इंटरनल पावर सोर्स है के तरीके से आपका एक तरीके से काम करता है। तो ये होता है आपका ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर जो होता है एक तरीके से रेजिस्टेंस जो है आपका मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और ओम मीटर में क्या होता है, इजिली मान लो कोई सर्किट का अगर हमें आर एक्स है इसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मतलब ओम मीटर का जैसे मान लो सर्किट है, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारे यहाँ पे ओम मीटर का कनेक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर होता है आपका, और एक ओम मीटर आपका होता है, और यहाँ पे आपके वोल्टेज सोर्स होते हैं जो आपको सप्लाई प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगी तो आपका यहाँ पे V बराबर I इंटू आर के जो ड्रॉप होता है ना, यहीं से आपका रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है आपका, ठीक है। R बराबर V अपन I।
करंट हम इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है उसको देखेंगे, और जो वोल्टेज है उसको देख के हम यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। यही आपका ओम मीटर है आपका, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यही ओम मीटर होता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना कि जो ओम मीटर होता है ये किस चीज़ मतलब किस वर्क मतलब ये क्या बोलते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है मतलब, तो ये जो है आपका वर्क ऑन द प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी में और बहुत सारे एग्जाम में। वर्क ऑन द प्रिंसिपल वर्क ये आपका करता है डायरेक्शनल मूवमेंट पे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शनल मूवमेंट पे काम करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक तरीके से ओम मीटर की जो वर्किंग होती है ना है वो आपका एक तरीके से मोटर के जैसे वर्किंग होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा, मोटर वर्किंग। इसमें क्या होता है ना कि आपका जैसे कि नॉर्थ और ये आपका साउथ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल, और इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर होता है आपका। तो वहाँ पे क्या होता है आपका फोर्स ही लगता है ना, जैसे मोटर में क्या होता है कि आर्मेचर में करंट फ्लो होती है आपका, और आपका जो आपका स्टेटर है नॉर्थ साउथ उसमें तो आपका फ्लक्स बना ही रहता है। तो जब करंट कैरिंग कॉइल को यहाँ पे होता है कि जब करंट कैरिंग कॉइल, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये है आपका करंट कैरिंग कॉइल। जब करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। जब इसमें रखोगे तो उसमें इजिली एक फोर्स आता है ना आपके इसमें आर्मेचर में या फिर कंडक्टर में, तो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है ना। तो मोटर वर्किंग एक तरीके से आप बोल सकते हो। अगर मोटर वर्किंग नहीं देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, नहीं तो आपका ये पूछ लेगा कि इसमें से ओम मीटर के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो करेंट कॉइल इन द प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर ऑप्शन होगा तो उसको आप लोग जो है वो ट्रिक करिएगा। पूछ लेगा अगला क्वेश्चन कि जो ओम मीटर होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ओम मीटर जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। ये भी क्वेश्चन तो आज के ट्रेंड में चल ही रहा है, आपने देखा भी होगा कि ये मतलब कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो ओम मीटर जो होता है एक तो सीरीज टाइप का होता है, एक सीरीज टाइप का होता है, दूसरा शंट ओम मीटर भी होता है, ये भी लिख लीजिएगा, और एक होता है आपका अगला होता है हमारा मल्टी रेंज ओम मीटर होता है आपका। तो आपके इजिली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर का यूज़ हम किसी भी सर्किट के क्रॉस यहाँ पे हम जो है वोल्टेज यूज़ करते हैं मीटर का, जैसे ये आपका वोल्ट मीटर आपका कहाँ पे लगता है, मतलब समांतर में लगता है, ठीक है। किसी भी सर्किट के क्रॉस अगर मान लो वोल्टेज फाइंड आउट करना है किसी लोड के क्रॉस, तो वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं जो आपका समांतर में लगता है। और किसी भी सर्किट में अगर मान लो करंट वो करना है तो एमीटर यूज़ करते हैं ना, ये आपका सीरीज में जोड़ते हैं मीटर को। तो ये चीज़ है आपका। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज लॉजिक फैमिली। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका हम यूज़ करते हैं लॉजिक फैमिली में आपका यहाँ पे। तो देखो सबसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है हमारा ट्रांजिस्टर लॉजिक का, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं TTL। इसका यूज़ करने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपका। एक तो आपका जो TTL है ना आपका लॉजिक गेट के साथ साथ ये आपका जस्ट ये TTL जो होता है एक तरीके से आपका क्या बोलते हैं कि इसका 2 फंक्शन होता है, ठीक है, एक तो लॉजिक का और दूसरा एम्पलीफाइंग का। तो इसके 2 फंक्शन होते हैं। ये आपका जो होता है लॉजिक एज वेल एज एम्पलीफाइंग, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं हम लोग लॉजिक एज वेल एम्पलीफाइंग के लिए। यहाँ पे जैसे कि जो TTL में होते हैं लॉजिक गेट आपका इजली बहुत ही कॉमन है आपका 7402 नॉर गेट आपका यूज़ किया जाता है आपका। और एक होता है आपका ये कैटेगरी होती है 7400 नैन गेट की, ठीक है। तो ये आपके लॉजिक एज वेल एम्पलीफाई के लिए यूज़ करता है हमारा किया जाता है हमारा। इसके 2 काम होते हैं, एक तो लॉजिक के पर्पस से भी यूज़ करते हैं और एम्पलीफाइंग के भी पर्पस से यूज़ करते हैं, ठीक है। TTL को अगर मान लो बनाना है, ठीक है, अगर TTL को डिज़ाइनिंग करना है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे रजिस्टर और BJT का यूज़ करते हैं, ठीक है, मेक बाई रेजिस्टेंस एंड BJT। ये भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मेक बाई रेजिस्टेंस या BJT।
और इसका जो होता है नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें क्या है ना कि इजली अगर आप रेजिस्टेंस और बीजेटी से यूज़ कर रहे हो तो इसमें लेज़र पावर कंजप्शन का यूज़ होता है, ठीक है। आपका मतलब इससे जो पावर लॉस होगा थोड़ा सा आपका कम होगा। तो यही सारे एडवांटेज होते हैं, बस इसी की वजह से हम यहाँ पे मोस्ट वाइडली यूज फॉर लॉजिक फैमिली के लिए हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर टीटीएल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बस यही है आपके यहाँ पे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है एंड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी which attain is a positive maximum value later to the other side, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा एक तरीके से लैगिंग क्वांटिटी का परिभाषा यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे लैगिंग और लीडिंग के। मान लो यहाँ पे लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत लोग फेज डिफरेंस जान ही रहे होंगे आपका, ठीक है। मान लो ये हमारा ये वोल्टेज है, ठीक है। ये क्या हमारे पास वोल्टेज का यहाँ पे फेज डिफरेंस है, नहीं वोल्टेज है, और ये हमारा मान लो हम करेंट का यहाँ पे शो कर रहे हैं इसी में, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस होता है, ये आपका लीडिंग है लैगिंग को यहाँ से, और यूनिटी के लिए साथ साथ में आपका चलता है। तो ये आपका पूछा गया है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच अटेन द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। मान लो वोल्टेज है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू को अगर मतलब एक तरीके से क्या किया है, मान लो वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस कंडीशन में जो करंट होगा वो हमारा मिनिमम यानी एक तरीके से 0 पे होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तरीके से आपका लैगिंग क्वांटिटी होगा। तो इसमें देखो अगर ये है लैगिंग क्वांटिटी का, तो आपने यहाँ पे देख ही लिया। इसके लिए हम लेटर टू अदर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। लेटर टू द अदर जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं लैगिंग क्वांटिटी के लिए। अब इसी तरीके से अगर हम लीडिंग क्वांटिटी के लिए अगर परिभाषा पूछेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए होगा आपका पीरियड टू द अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ें होंगी, यहाँ पे जितनी भी हैं ये लिख लीजिएगा। होगा ये एंड अल्टरनेटिंग लीडिंग लैगिंग इजली आपको पता ही है, ठीक है। बस आपको डिफिनीशन में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हूँ ताकि बहुत लोग यहाँ पे डिफिनीशन में गलती कर देंगे, ठीक है। लीडिंग लैगिंग को तो इजली सबको पता है, यूनिटी भी पता है, लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन अगर आ जाए तो बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देंगे। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है एंड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दैट अटेन इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ तक तो सेम है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो क्वेश्चन में भी दिया गया है कि एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच अटेन इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो चेंज हो गया ना, लेटर टू द अदर, बाद में जो भी आ रहा है उसका क्या होगा, तो वो करंट है, बाद में हम कंसीडर करेंगे तो लैगिंग क्वांटिटी है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये आगे लिखिएगा पीरियड टू द अदर, ठीक है, पीरियड टू द अदर। तो यहाँ पे आपका ये जो मतलब ये है पीरियड टू द अदर, ये आपका जो है लीडिंग क्वांटिटी के लिए कंडीशन में आपका दिया गया है, ठीक है। ये मान लो वोल्टेज है तो वोल्टेज का वेवफॉर्म आपका V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है आपका, ठीक है। और करेंट का अगर लीडिंग के कंडीशन में लेना है तो आप ले लो I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यही आपका फेज डिफरेंस है जो आपके फेज डिफरेंस लीडिंग लैगिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बस यही है आपका लीडिंग लैगिंग और यूनिटी का कॉन्सेप्ट आप इजिली मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। बस आपको कुछ करना नहीं था इसमें, क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया था कि आपको यहाँ पे डिफिनीशन का थोड़ा सा एक आइडिया हो सके, ठीक है। लीडिंग के लिए कहाँ पे आपको कैसे ट्रिक करना है और लैगिंग के लिए आपको कहाँ पे कैसे ट्रिक करना है आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा है कई सारे एग्जाम में, अभी ये बन रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि एसएससी में बना था आपका इसी टाइप का क्वेश्चन था, पावर ग्रिड में आपका बना था। उसके बाद एक और एग्जाम था आपका एनएलसी या फिर मतलब कुछ ऐसे था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी बन रहे हैं और बनेंगे भी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है इस चीज़ को हैंडल, ठीक है। तो देखो इस सीरीज में ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा के लेके आके आपको सोल्यूशन कराना है। जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को कराने का यहाँ पे टारगेट रखा हूँ मैं, और ठीक है। तो बस यही है, ऐसा नहीं है कि कुछ फालतू आपको यहाँ पे रखना है, किया गया है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई मान लो सिंगल फेज का मोटर है, ठीक है, जो आपका ले रहा है कितना 50 एम्पियर ले रहा है, और पावर फैक्टर का एंगल आपका दिया गया है
30 डिग्री लैगिंग, ठीक है। फ्रॉम 250 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऐसी, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास कोई मोटर है भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कोई मोटर, और मान लो मोटर है, सिंगल फेज की सप्लाई है, चाहे ठीक है सिंगल ही फेज का है भाई, चलो सिंगल फेज की सप्लाई है। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 250 वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज की 50 हर्ट्ज का एसी यहाँ पे मोटर को दिया गया, ठीक है। मोटर कितना करंट ले रहा है आपका 50 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे 50 एम्पियर ले रहा है भाई। पावर फैक्टर एंगल जो है, अब भाई मोटर है ले रहा है, इसमें बहुत सारी इंडक्टिव कॉइल होंगी ना, तो उसमें जो एंगल होगा, क्योंकि लैगिंग होगा ना, मोटर जो होता है इजिली उसमें क्या होता है, कैपेसिटर तो लगा नहीं होता है। तो यहाँ पे होता है, मान लो मोटर हम यूज़ कर रहे हैं आपका, और उसमें बहुत सारी इंडक्टिव कॉइल होती है, इसके वजह से वहाँ पे लैगिंग का कंडीशन आता है, ठीक है। तो मान लो वहाँ पे एंगल जो डिफरेंस आपका दिया गया है 30 डिग्री है। आगे यहाँ पे दिया गया है व्हाट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस मस्ट बी सेंटिंग कैपेसिटर हैज टू राइज टू द यूनिट पावर फैक्टर हैज टू बी यूनिटी। मतलब हम यहाँ पे कितने वैल्यू का कैपेसिटर लगाएं कि यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो हमारा यूनिटी के पास चला जाए, ठीक है। अभी पावर फैक्टर आपका दिया गया है, पावर फैक्टर एंगल अभी कितना दिया गया है आपका 30 डिग्री लैगिंग हो रहा है, ठीक है। ये हमारा जो मोटर है वो अभी 30 डिग्री लैगिंग पे अभी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। अगर हम इसी पावर फैक्टर को हमें क्या करना है, यूनिटी के पास ले जाना है, तो उसके लिए हम इस मोटर के क्रॉस पैरेलल में कितने वैल्यू का कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज करेंगे ना, ये सी की वैल्यू यहाँ पे आपको पूछा गया है। अब देखो जो रियल पावर होता है, जो रियल पावर होता है ये क्या होता है आपका पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, किलो वाट होती है ना। वी आई कॉस फाई या थीटा होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, किलो वाट होती है। उसी तरीके से हमारा रियल पावर के बाद आता है हमारे पास रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका वी आई साइन फाई होता है या साइन थीटा होता है, इसे हम के वी ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। उसी तरीके से आपका अपरेंट पावर भी आता है भाई, ठीक है, वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मात्रक होता है वी इंटू आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट अगर यूज करना है तो यहाँ पे रिएक्टिव जो होता है ये आपका वी स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू सी, यही हमारा जो भी कैपेसिटर यूज करेंगे इसी के थ्रू हम यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो ये फार्मूला आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे इस लोड के क्रॉस अगर मतलब कि प्योरली कोई भी कैपेसिटर ऐड करते हैं ना भाई, तो उसके क्रॉस जो भी इंडक्टिव इफेक्ट होता है लोड का ना, उसे सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर हमारा यूनिटी के पास चला जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो हमें इसी फार्मूले का यूज करना है और हम यहाँ पे अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ पे जो है आपका रिएक्टिव पावर कितना दिया गया, देखो Q की वैल्यू तो हमें पता नहीं है भाई, Q की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वी आई साइन फाई चाहिए ना, साइन फाई या साइन थीटा चाहिए। तो हम Q की वैल्यू को निकालने के लिए भाई हमारे पास ये सारी वैल्यू चाहिए। तो वोल्टेज हमारे पास कितना है, हमारे पास वोल्टेज का आपका दिया गया है 250, ठीक है। तो 250 रख लो। करंट आपके पास कितना है 50 है, और थीटा कितना है साइन 30 डिग्री है। तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो बनेगा 6250 VAR बनेगा, ठीक है। KVR मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, VAR में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे भाई रिएक्टिव पावर जो आ गया वो कितना आ गया आपके पास 6250 आ गया। अब हम इसे यूनिटी के, अब हम यहाँ पे यूनिटी करना है ना पावर फैक्टर को, हम कितना जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है लोड के क्रॉस कितना कनेक्ट करेंगे, अभी इस साइड की वैल्यू को हमें अब निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्यू की वैल्यू तो आ गई आपका। अब यहाँ पे वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितना है आपके पास 250 है ना, तो 250 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा बराबर क्या होगा आपका, ओमेगा बराबर देखो ओमेगा निकालने के लिए हमें चाहिए 2 पाई एफ चाहिए, ठीक है। और यहाँ से सी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, तो सी को छोड़ दो। अब देखो 2 पाई एफ को आप लिख सकते हो 2 पाई, पाई का मतलब होता है आपका कितना, पाई को पाई ही रख लो या फिर 3.14 रख लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है 50 है, तो इसको जब करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 314 हो जाएगा। तो बस आपका यही करना था भाई, दोनों को इक्वल कर दिया ना, बस इसको इक्वल कर दो। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 250 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये है आपका 314 है, और सी आपका दिया गया है,
और इस वाली वैल्यू को हमने उसी को बस मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, वी है यार। यहाँ से अब इसका स्क्वायर करिएगा, सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कैलकुलेटर यूज करिएगा इजिली। 318.3 माइक्रोफैरड आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को मैं बता रहा हूँ, आप एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और ये जो फार्मूला है ना भाई, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा वो करिएगा, क्योंकि यही फार्मूला जो है आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, Q बराबर वी स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो इजिली आपको पता ही होगा ना कि रियल पावर का आपका क्या होता है, वी आई कास फाई होता है जिसे किलोवाट में करते हैं। रिएक्टिव पावर होता है आपका वी आई साइन फाई, इसे केवीआर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन में दिया गया था कि मान लो इतने का लैगिंग है और इसे हमें लेके जाना है कहाँ पे, यूनिटी के पास, तो कितनी वैल्यू के कैपेसिटेंस हम यहाँ पे ऐड करेंगे, बस यही पूछा गया था आपका इजिली। ठीक है, तो बस आपका क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यूनिटी कितना लेके जाना है और यहाँ पे आपका लैगिंग दिया गया है, और यही आपका क्वेश्चन पूछेगा आपका लैगिंग ही दिया रहेगा, आपको यूनिटी ही कराएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली मतलब छोड़िएगा मत। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है आपका। तो इसका आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को रखा हुआ है। ठीक है, टाइम पास करने के लिए इस टाइप सारे क्वेश्चन मैं नहीं रख रहा हूँ आपका। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका ट्रेंड चला हुआ है ना, इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है। इस टाइप के भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में, क्योंकि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, देख ही रहे हो, रिसेंटली 2019 के बाद सभी एग्जाम में यही आपका पैटर्न चल रहा है ना, ये कौन सा इसमें से नहीं है। देखो दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्डिंग टू पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो भाई आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे सभी को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस कैन बी यूज फॉर एसी मैग्नेट टेस्टिंग, पोटेंशियोमीटर का यूज हम मेनली एसी मैग्नेट टेस्टिंग के लिए करते हैं, ये आपका सही है। ये आपका एक तरीके से बेसिकली नल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, नल या नल टाइप का भी इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये बैलेंस टाइप का भी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जब वर्किंग होता है ना, ये फ्री होता है, आपका जो सोर्स का रेजिस्टेंस होता है उससे फ्री होता है, क्योंकि अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, बैलेंस होगा आपका। तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट और बैलेंस इंस्ट्रूमेंट दोनों भी बोला जाता है, इसलिए ये भी सही है। और इसका ये जो दिया गया है कि अगर हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है डीसी पोटेंशियोमीटर यूजिंग द डीसी स्टैंडर्ड सोर्स से ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एसी से नहीं कर सकते भाई। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा वो आपका गलत है, यानी हमारे यहाँ पास जो चौथा ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी एसी सिग्नल, अगर एसी सिग्नल जो है, एसी सिग्नल का रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर मेजर करना है तो हम किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। थर्मोकपल यहाँ पे हम यूज करेंगे भाई। ठीक है, थर्मोकपल यहाँ पे हम यूज करेंगे। थर्मोकपल जो होता है एक तरीके का रेडियो फ्रिक्वेंसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है आपका। ठीक है, जिसे हम लोग आरएफ, कभी कभी आरएफ टाइप भी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये जो होता है मेनली जो होता है आपका 50 मेगाहर्ट्ज से ऊपर तक के फ्रिक्वेंसी को हम इजिली मेजर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बेसिक जो मीटर मूवमेंट होता है आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो बेसिक मीटर जो मूवमेंट होता है ये आपके इजिली होते हैं भाई, दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक तो पहला हम जो यूज करते हैं डीसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, डीसी टाइप का जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए यूज करते हैं, और एक हम यूज कर सकते हैं एसी इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, एसी इंस्ट्रूमेंट टाइप में जो भी हम यूज करें। तो एसी में क्या होता है ना, देखो डीसी का तो इजिली आपको पता ही होगा, जैसे कि अमीटर हुआ। ठीक है, डीसी अमीटर बोल सकते हो आप, डीसी अमीटर जो जिसमें हमारे पास क्या होता है, सन टाइप का रजिस्टर लगा के वहाँ पे रेंज एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। वोल्ट मीटर के भी आप जान ही रहो, अगर हमारे पास वोल्ट लिख लीजिएगा, वोल्ट मीटर है वहाँ पे भाई सीरीज या फिर मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस लगा के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेंज को एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ओम मीटर होता है भाई आपका।
ठीक है। और मीटर में क्या होता है, बैटरी भी चाहिए और सीरीज में रेजिस्टेंस भी चाहिए हमारे पास, तो हम ये कर सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में क्या है अभी हमारे पास कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास आइडियो फ्रीक्वेंसी का एमीटर या वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं विथ रेक्टिफायर के साथ। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे आइडियो फ्रीक्वेंसी, आइडियो फ्रीक्वेंसी, आइडियो फ्रीक्वेंसी एसी अमीटर, एसी अमीटर या वोल्ट, एसी अमीटर या वोल्ट मीटर बाय यूजिंग ए रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये आपका है बाय यूजिंग द रेक्टिफायर। उसी तरीके से ऑडियो फ्रीक्वेंसी हुआ, दूसरा एक हमारे पास होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसको भी देख लीजिएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका एमीटर या फिर वोल्ट मीटर बाय यूजिंग थर्मोकपल। ठीक है, यहाँ पे एमीटर या वोल्ट मीटर बाय यूजिंग थर्मोकपल, यहाँ पे लिख लीजिएगा थर्मोकपल। तो बस यही है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको मतलब एक तरीके से बस आपका ये बताना था इसमें। बाकी अगर ऑप्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है काफ़ी हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए काफ़ी मतलब हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं भाई। इलेक्ट्रोडायनो टाइप का वाट मीटर भी होता है बहुत सारे यहाँ पे, इसका हम यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनो टाइप का मान लो पावर फैक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वाट मीटर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीटर वोल्ट मीटर में भी यूज़ करते हैं ना। रेक्टिफायर का यूज़ है इजिली AC टू DC कन्वर्ट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना। तो यही है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जस्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे देखो दिया गया है द जनरेटर शो इन द फिगर रोटेट एट 6000 रेडियन पर मिनट। ठीक है, अगर मान लो हमारा जनरेटर है जो रोटेट कर रहा है भाई, ये हमारा ये तो स्टेटर हुआ भाई। ठीक है, ये आपका स्टेटर हुआ और ये हमारा क्या है, रोटर है। रोटर है भाई, वो आपका रोटेट कर रहा है कितने से, 6000 रेडियन पर मिनट से, एंड जनरेट एंड इफेक्टिव साइनोसोडल वोल्टेज जो है आपका 170 वोल्टेज पर वाइंडिंग है। कैलकुलेट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे बताना है। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन देखो पावर ग्रिड में हुआ, जितने भी एडवांस लेवल के अभी एग्जाम हो रहे हैं ना, 100% श्योर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को करना है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बताना है भाई। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको थोड़ा सा इस फिगर के साथ यहाँ पे ध्यान देना होगा। देखो ये वाइंडिंग प्लेस किया गया। ठीक है, ये वाइंडिंग है आपका, ये आपका वाइंडिंग है। ठीक है, ये ये आपके स्लॉट या वाइंडिंग आप, ये नॉर्थ है और साउथ है, रोटर पोल दिया गया। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोल है वो है कितना है आपके पास नंबर, देखो नंबर ऑफ पोल भाई, यहाँ पे आपके 2 नंबर ऑफ पोल है। कैलकुलेट, एक मिनट, कैलकुलेट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो आपका पोल है वो आपका 2 पोल का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ है भाई। ठीक है, पहला और दूसरा पोल 2 ही पोल है आपके, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड है आपका NS कितना है, 6000 रेडियन पर मिनट है आपका। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड 6000 रेडियन पर मिनट एंड NS ले लो आप। ठीक है, 6000 RPM ही ले लो, इसे रोटेशन पर मिनट। ठीक है, RPS में कभी कभी RPS में भी देता है, RPM में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे रेडियन पर मिनट है, तो हम चलो RPM में ही कंसिडर करते हैं। फार्मूला इजिली पता ही होगा, NS बराबर क्या होता है आपका 120 F अपान P से। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज़ करना है। हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या कर सकते हैं, NS इंटू P कर सकते हैं और 120। ठीक है, बस वैल्यू रखना है भाई। NS की वैल्यू कितना रखेंगे, 6000 RPS है, नहीं RPM है, और आपका नंबर ऑफ पोल कितना है आपके पास, 2 है, 120 रख लीजिएगा। 0 से 0 भाई कैंसिल आउट करिएगा, 2 से आपका ये हो जाएगा 6 बार में, और 6 से 600 में भाग दीजिएगा तो कितना बनेगा आपका, 100 हर्ट्ज आपका बन जाएगा। ठीक है, तो देखने में देखो सोचो कि मतलब कितना खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इजिली आपका NS बराबर 120 F अपान P से ही क्वेश्चन दिया गया है। तो सोच लो, बहुत लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देख के ही छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को रखा है भाई, ताकि इजिली आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो आप लोग जो है इस सेशन को इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहिएगा, और भी इफेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे जो है डेली आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल देखो 1 घंटे से कम ही टाइम रहता है इजिली, आपको भी पता है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, 1 घंटे से ऊपर सीरीज को लेना थोड़ा सा मेरे लिए टफ होता है,
क्योंकि टाइम नहीं उतना रहता है, इसलिए जो है 40 मिनट 45 50 जो भी है यही टाइम है मेरे पास। ठीक है, इसी टाइम में जो है आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उसी टाइप के क्वेश्चन को कराने का टारगेट है इसमें नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू में। ठीक है, बाकी जितने भी अदर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इजिली आप बना लोगे। ठीक है, लेकिन मेरी सीरीज में जो क्वेश्चन है ना 80 या 70% आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन को रखा हूँ, जिसके वजह से आपका जो है मतलब एक तो दो एडवांटेज है। पहला तो भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप देखोगे, कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। सेकंड थिंग कि किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, रिलेटेड पैटर्न मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन उठाया जा रहा है ना, कहाँ से क्या बन सकता है, ये सारी चीज़ें। अब ये हर क्वेश्चन के साथ तो नहीं हो सकता है, फिलहाल जो क्वेश्चन के साथ लगता है वो सारी चीज़ें मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और साइट पे जो है आप इजीली थोड़ा सा विजिट करते रहिएगा। वहाँ पे भी क्या है ना कि 5 क्वेश्चन बोल सकते हो या फिर 10 क्वेश्चन बोल सकते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी जो है आपकी एक्टिविटी होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन मैं रखता हूँ, जिसकी वजह से आपकी का बेनिफिट होगा आपका वो। तो चलो फिलहाल आज इस सेशन को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम 8 PM पे। आप लोग 8 PM पे देखना मत भूलिएगा और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के कंटेंट में काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए, आई होप आप लोग लाइक जरूर करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को वर्क करने में और कॉन्फिडेंस आता है, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।